अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार। मैं आपका साथी राजीव कुमार। बहुत दिनों से आपसे मिलने की इच्छा हो रही थी। सर्दी की वजह से थोड़ा सा काम धाम भी कम चल रहा है इन दिनों। सबसे पहले तो आपकी एक समस्या का निदान किए देता हूं। राम राम साहब, आप में से बहुत लोगों को ये शिकायत है कि जो एक परिचय के रूप में दो लाइनें बोली जाती हैं उनमें राम राम सा नहीं आती। एक बार और कर देता हूं, राम राम सा। लेकिन आप थोड़ा मेरी बात को अगर गौर से सुनेंगे तो आप में से ही कई लोग हैं जिन्होंने बाकायदा फोन करके मैसेज करके ये कहा है कि जय भीम बोलना बंद कीजिए। कोई बोलता है जोहार बोलना बंद कीजिए और कोई कहता है कि राम राम सा बोलना शुरू कीजिए। हम कितने असंवेदनशील होते चले जा रहे हैं कि हम एक दूसरे के अभिवादन की चीजों को भी स्वीकार करने में कहीं ना कहीं परेशानी का अनुभव करने लगते हैं। ये दो लाइनों की एक तुकबंदी सी मिलाई गई है। इसमें हमने खूब प्रयास किया मैंने कि इसमें राम राम सा कहीं जुड़ जाए, मगर उसमें जुड़ नहीं पा रहा। अब किसी एक को हटा करके उसमें राम राम सा जोड़ा जाए ये भी मुझे उचित नहीं लग रहा था। लेकिन समाज बदल रहा है और कुछ ज्यादा ही बदल रहा है। आज एक अखबार का संपादकीय पृष्ठ मैंने पढ़ा। हालांकि मैं रोज पढ़ता हूं और आप में से बहुत कम लोग होंगे जो अखबारों के संपादकीय पढ़ते होंगे। ये उस अखबार का संपादकीय मेरे सामने रखा हुआ है जिस अखबार ने कल 23 जनवरी के दिन अपना नाम ही बदल करके रामचरित्र भास्कर कर दिया था। इस अखबार के संपादकीय को जब आप पढ़ने का प्रयास करते हैं, मैं कुछ लाइनें इसका टाइटल पढ़ता हूं आपके सामने। सामूहिक चेतना का ऐसा उभार ऐतिहासिक है। और इसने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि 22 जनवरी का जो दिन था वो ऐतिहासिक था। आप में से अधिकांश लोगों को पता होगा, मैं 7 और 8 जनवरी को अयोध्या होके आया हूं। मैं 2022 में भी अयोध्या गया था। मैं उससे पहले भी एक बार अयोध्या गया था। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि चीजों पर सवाल नहीं किए जाएं। अखबार अपनी संपादकीय जो टिप्पणी है उसमें लिखता है, प्रधानमंत्री का वृत्ति के रूप में पिछले दिनों लगभग रोजाना किसी न किसी मंदिर में जाना, राम राज्य के अनुरूप शासन चलाने का दावा, प्रतिष्ठापना को देश ही नहीं अन्य देशों में धार्मिक समारोह के जरिए एक जनोत्साह पैदा करना ऐतिहासिक था। अखबार आगे और लिखता है कुछ। अखबार कहता है, गठबंधन में वाम दल भी हैं जो धर्म के प्रतीकों से परहेज करेंगे। अखबार इसमें चर्चा करता है कि आने वाले दिनों में या 22 जनवरी से प्रधानमंत्री के उद्बोधन से ही लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। गठबंधन में वाम दल है जो धर्म के प्रतीकों से परहेज करेंगे, जबकि वाम दल रुझान वाले मध्यम मार्गीय दल जैसे कांग्रेस, अन्य क्षेत्रीय दल इस जनमत के आसपास खड़े दिखाई देना नहीं चाहेंगे। अब देखिए आप, एक अखबार ने अपनी गरिमा गिराई है। अखबार कहता है, नतीजन बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, शिक्षा व स्वास्थ्य की स्थिति, ईडी, सीबीआई, आईटी की विविध विपक्षियों पर कार्रवाई आदि जो हर चुनाव में सत्ता पक्ष के खिलाफ मुद्दे होते थे, शायद अब असर नहीं रखेंगे। इसका मतलब अयोध्या में राम का मंदिर, भगवान राम का मंदिर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बन जाने के बाद क्या सारे मुद्दे गौड़ हो गए हैं?
या सारे मुद्दे गौड़ हो जाएंगे। एक बार फिर पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए। नतीजन बेरोजगारी देश का बड़ा मुद्दा है, किसानों के मुद्दे, शिक्षा व स्वास्थ्य की स्थिति, ईडी, सीबीआई और आईटी की विपक्षियों पर कार्रवाई आदि जो हर चुनाव में सत्ता पक्ष के खिलाफ मुद्दे होते थे, शायद अब असर नहीं करेंगे, असर नहीं रखेंगे। इसका मतलब क्या? आगामी लोकसभा का चुनाव केवल और केवल अयोध्या में बन रहे भगवान राम के मंदिर के इर्द गिर्द ही संपन्न हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो ये दुर्भाग्य होगा, क्योंकि चुनाव देश और देश के लोगों के मुद्दों पर लड़े जाते हैं। अखबार ने आखिर की पंक्ति में लिखा है, प्रधानमंत्री के भाषणों की शब्दावली का बदलाव विपक्ष को भी नए मुद्दे गढ़ने के लिए मजबूर करेगा। चुनाव मुद्दों पर होने चाहिए, भावना और भगवा चुनाव के मुद्दे नहीं हो सकते। मीडिया ने जिस तरह अपनी गरिमा को गिराया है, भगवाधारी होकर के एंकरों ने जैसे एंकरिंग की है, ये आने वाले समय के लिए अच्छे संकेत नहीं। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। इस बीच में दो बड़ी घटनाएं देश में हो गई। गुरमीत राम रहीम 7वीं बार फिर पैरोल या फरलो पर छूट करके 50 दिन के लिए बाहर आ गया है। सजा बुलने से लेकर के साध्वी के साथ बलात्कार, पत्रकार की हत्या और एक वहां रहने वाले युवक की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहा गुरमीत राम रहीम 7वीं बार 50 दिन के लिए फरलो पर फिर बाहर आ गया है। आप में से कितने लोगों को पता है? बहुत लोगों को पैरोल और फरलो की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन नहीं मिलती। 50-50 दिन की पैरोल मिल रही है गुरमीत राम रहीम। जब भी किसी प्रदेश में या देश में चुनाव का मुद्दा गरमाता है, गुरमीत राम रहीम को फरलो पर छोड़ दिया जाता है, पैरोल पर छोड़ दिया जाता है। एक और बड़ा मुद्दा इन दिनों हुआ है। बिल्किस बानो गुजरात राइट्स की पीड़िता के 11 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से गुजरात की जेल में धकेल दिया है। 21 जनवरी की रात 11:45 पर वो 11 आरोपी, जिन्हें गुजरात सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के सहयोग से 15 अगस्त 2023 के दिन जेल से रिहा कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको फिर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन ये खबरें आपको कहीं अखबार के पन्नों पर या गोदी मीडिया के चैनलों पर सुनाई और दिखाई नहीं दे रही होंगी। सब कुछ भगवा हो गया था। जब सब कुछ भगवा हो गया तो अगला चुनाव भी, अखबार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगला चुनाव भी किस पर होगा? भगवा पर होगा। और किस पर नहीं होगा, ये गौर करने लायक बात है। मुझे रह रह करके ये पंक्तियां मेरे कानों में गूंज रही हैं, मैं आपको फिर पढ़ देता हूं। अखबार ने ही लिखा है, नतीजतन बेरोजगारी चुनाव का मुद्दा नहीं है। अगला किसानों के मुद्दे, शिक्षा, आपके बच्चों की शिक्षा, आपका और आपके बच्चों का स्वास्थ्य इस देश में चुनाव का मुद्दा नहीं है, क्योंकि राम जी का मंदिर बन गया। अब जब राम जी का मंदिर बन गया तो और चीजों की तो जरूरत सब पीछे हट गई है। ईडी, सीबीआई, आईटी की विपक्षियों पर कार्रवाई आदि जो हर चुनाव में सत्ता पक्ष के खिलाफ मुद्दे होते थे, शायद वह असर नहीं रखेंगे। प्रधानमंत्री के भाषणों की शब्दावली का बदलना विपक्ष को भी नए मुद्दे गढ़ने के लिए मजबूर करेगा। इसका मतलब चुनाव केवल प्रधानमंत्री के शब्दों पर हो रहे हैं,
जो कई बार अनाप शनाप झूठ भी बोलने में माहिर हैं और इतने सहजता से झूठ बोल जाते हैं कि पकड़ने वाले पकड़ करके जब तक विश्लेषण करते हैं तब तक वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग हैं जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, यतेंद्र शर्मा करके हैं, उनका कहना है कि बीजेपी के खिलाफ बोलते हो, मैं चैनल छोड़ रहा हूं। एक हैं डॉक्टर राकेश करशोलिया जो बोल रहे हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकिल आगे पैर, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जवाब दीजिए। देखिए, जो छोड़ेंगे उनके पैर पकड़ने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है। जो चैनल छोड़ के जाएंगे और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि बीजेपी के खिलाफ बोला है तो मैंने अखबार में से बोला है, जो कुछ भी बोला है, छपे हुए अखबार में से बोला है, मैंने जो कुछ भी बोला है। ललित कपूर भाई का कहना है कि राजीव जी आपका पहले इस अखबार से नाता तो नहीं रहा। जवाब दीजिए। नहीं रहा भैया, ये अखबार रामचरित्र भास्कर जिसके पृष्ठ पर 23 जनवरी को छप करके आया था वो अखबार है। मेरा इस अखबार से कोई नाता नहीं रहा। एक यतेंद्र भाई हैं, वो बोल रहे हैं कि पत्रकार बीजेपी के खिलाफ चैनल है इनका। अब आपको ऐसा लगता है, मैं तो कोई सालों में जाकर के आज बोलने का प्रयास किया है। और अगर सच कहना, मैं फिर दोहरा रहा हूं आपकी बात को कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं अखबार के संपादकीय में से पढ़ रहा हूं और अखबार का संपादकीय कह रहा है कि आने वाले चुनाव में बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, शिक्षा व स्वास्थ्य की स्थिति, ईडी, सीबीआई, आईटी की विपक्षियों पर कार्रवाई आदि जो हर चुनाव में सत्ता पक्ष के मुद्दे होते हैं शायद अब असर नहीं रखेंगे। एक अखबार कह रहा है कि ये मुद्दे गायब हो जाएंगे। प्रधानमंत्री के भाषणों की शब्दावली का बदलना, आप में से बहुत कम लोगों ने गौर से सुना होगा 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर से प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन, बहुत सलीके से उन्होंने एक एक शब्द का चयन करके 2024 के लोकसभा चुनाव की भूमिका तैयार कर दी थी। जो लोग कहते थे कि राम मंदिर बनेगा तो आग लग जाएगी, आग नहीं राम ऊर्जा है। कौन कहता था कि राम मंदिर बनेगा तो आग लग जाएगी? और जिस राम मंदिर का निर्माण देश के संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है, उसके बनने और ना बनने से किसी को क्या आपत्ति है? मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था, मैं 7 और 8 जनवरी को अयोध्या हो आया। 2022 में भी अयोध्या गया था, उससे पहले भी अयोध्या गया था। अयोध्या से मुझे कोई परहेज नहीं है। मैं तो 2 दिन अभी भी अयोध्या होके आया और अभी भी मित्र 8 फरवरी का एक प्रोग्राम बना रहे अयोध्या जाने का। अगर वो गए तो उनके साथ मैं फिर अयोध्या जाऊंगा। लेकिन बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, शिक्षा व स्वास्थ्य की स्थिति को चुनाव का मुद्दा रहना चाहिए। एक और बात मैं चलते चलते कह देता हूं। इसी अखबार में आज सामाजिक न्याय कर्पूरी जी के मन में बसा था एक आर्टिकल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से लिखा हुआ छपा है। उन्हीं ने लिखा होगा, इसीलिए उनका फोटो भी है और इसमें लिखा हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री अपने आप को कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे उनसे बहुत प्रभावित मानते हैं अपने आप को। और आज उनका जन्म शताब्दी वर्ष है, इसीलिए उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा कल की गई थी। अब उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस पूरे आर्टिकल को मैंने 2 बार पढ़ा। सामाजिक न्याय कर्पूरी जी के मन में बसा था। प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं उनसे मिला नहीं, उनके बारे में केवल सुना ही सुना है।
तो कर्पूरी ठाकुर को गए इस दुनिया से गए हुए 35 वर्ष हो गए, और इससे पहले की वो इस धरती पर थे 1988 में शायद उनका देहांत हो गया। तो प्रधानमंत्री चाहते तो उनसे यदि प्रभावित थे तो मिल भी सकते थे, लेकिन अपने आर्टिकल का समापन करते करते लिखते हैं, उनके विजन से प्रभावित होकर हमने इसे एक प्रभावी गवर्नेंस मॉडल के रूप में लिया है, लागू किया है, और विश्वास है, गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारत के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की उपलब्धि पर आज जननायक कर्पूरी जी जरूर गौरवान्वित होते, अगर वो होते तो। उनका काफी अच्छा वर्णन किया है। मैं फिर कोई बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर है। यही कारण है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है। उनके ऊपर एक पूरा आर्टिकल लिखा गया है, और जो व्यक्ति 1988 में दुनिया से चले गए, शायद नरेंद्र मोदी जी उनके बारे में कह रहे हैं, हमारी सरकार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से प्रेरणा लेते हुए काम कर रही है। तो आप कर्पूरी ठाकुर जी से प्रेरणा ले रहे हैं, या मोहन भागवत जी से प्रेरणा ले रहे हैं, या अपनी प्रेरणा से काम कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा दुनिया को। साथियों, हम प्रयास करेंगे आने वाले दिनों में आपसे ये संवाद जारी रखने का, और जिन्हें ऐसा लग रहा है कि ये किसी के पक्ष में, किसी के विपक्ष में हमने अपनी बात कही है, हमारा उद्देश्य अपनी बात कहना है, आपका उद्देश्य कमेंट्स करके उस बात को रंग देना है, उस बात की दिशा तय करना है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं। मैं फिर बोल रहा हूं, राम राम साहब। साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार। मैं था आपका साथी राजीव कुमार। एक बार फिर बोल देता हूं, जिनके मन की पूर्ति हो जाए, राम राम साहब। कट तो करते, रुको रुको।